हेलो फ्रेंड्स, तो फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में हम लोग ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और इसके पहले हम लोगों ने केपलर्स के नियम को डिस्कस किया कि केपलर के नियम क्या थे और उनसे न्यूटन ने क्या निष्कर्ष निकाले। इन सबको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक जो नियम है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे न्यूटन ने 1686 में एक नियम दिया था और उन्होंने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट, अब वो दुनिया में कहीं भी हो, ब्रह्मांड में कहीं भी हो, चाहे आप जैसे आप और मैं, आप कहीं बैठे हैं, मैं यहाँ हूँ, तो हमारे बीच में भी वो बल लग रहा है। कहीं भी मेरे और इस कैमरे के बीच में भी बल लग रहा है, आपके उस बोर्ड के बीच में भी बल लग रहा है, मेरे और इस बोर्ड के बीच में भी बल लग रहा है। यानी कि दुनिया में कोई भी दो चीजें हैं जिनमें द्रव्यमान है यानी कि जिनमें वजन है, उनके बीच ये बल लगता ही लगता है। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये हमें पता क्यों नहीं चलता, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम न्यूटन ने क्या बोला उसको समझ लेते हैं। तो भाई न्यूटन ने बोला कि भाई किन्हीं भी दो द्रव्यमान सहित जिनमें द्रव्यमान है, किन्हीं भी दो द्रव्यमान सहित कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, और ये हमेशा कौन सा बल होता है? आकर्षण, मतलब एक दूसरे को अपनी ओर खींचने वाला बल होता है। आकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। बहुत जल्दी जल्दी में बोल दिया, इसको आराम से समझते हैं। एक बल लगता है संसार में, दुनिया में, ब्रह्मांड में, कहीं भी कोई दो कण हैं, एक कण ए है और एक कण ए है। अब ये कहीं भी कितने भी दूर हो सकते हैं, कितने भी पास हो सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका द्रव्यमान है m1 और इसका द्रव्यमान है m2। तो इन दोनों के बीच में एक बल लगेगा। पहली बात तो यह कि बल की दिशा जो होगी इन दोनों को मिलाने वाली रेखा की ओर होगी, यानी कि इसको लगेगा इस तरफ खींच रहे हैं, इसको लगेगा इस तरफ बल लग रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को खींचने की तरफ बल लगाते हैं, तो इस बल की ये दिशा होगी, है ना। और इन दोनों के बीच की दूरी r है। मान लीजिए ये लाइन सीधी नहीं खींची है, तो आप ये मान के चलिए कि ये लाइन सीधी है बिल्कुल। r ये बल इस तरफ को लग रहा है ना, r दूरी है। तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, बल लगेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? m1 इंटू m2 के, इन दोनों के गुणनफल के। यहाँ पे जब भी हम लोग कोई वैल्यू लिखते हैं, जैसे अगर हम लिखें 5 और 4, तो इसको हम लोग इस तरीके से गुणा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे m1 इंटू m2 और इसके जो डिस्टेंस है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि r स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ r स्क्वायर। तो द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स और टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाई बाय m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसको इंग्लिश में ऐसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो बल लग रहा है वो m1 m2 और इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और जो हमारे पास दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब मैंने आपको बताया था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल या जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट यानी कि एक फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट को यहाँ पे फिक्स वैल्यू, जैसे मान लीजिए उसकी वैल्यू 100 है तो 100 रखनी है। तो ऐसे ही कांस्टेंट को आप लोग क्या है, अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक कांस्टेंट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया या कांस्टेंट को रखेंगे तो यहाँ पे बराबर लगा देंगे और वो कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे चूंकि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है तो ग्रेविटेशन का जी ले लिया, मतलब एक बार जो हमने ले लिया उसको हमें हमेशा फॉलो करना होता है। तो जी हमने मान के चला, तो जी यहाँ पे होता है, ये कांस्टेंट है। तो जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। अब ये हमेशा लगेगा, कभी भी ऐसा नहीं है। ये पेन है, ये मार्कर है और ये इसका कैप है, इन दोनों के बीच में ये बल लग रहा है, लेकिन ये एक दूसरे के पास क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि यार इसका m1 और m2 इतना छोटा है, मतलब कि इनको अगर हम kg में नापें तो 0.01 0.001 बहुत कम है। उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से 1 से छोटा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे और छोटा हो जाएगा। फिर उनकी डिस्टेंस डिवाइड करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि इसको पास में खींच ही नहीं पा रहा। लेकिन अगर हम बात करें पृथ्वी पे और हम अपनी, जैसे पृथ्वी से कोई चीज, जैसे पृथ्वी से हम इसको छोड़ते हैं तो पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है। क्यों? पृथ्वी बहुत बड़ी है, उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है और इसका द्रव्यमान इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एक बड़ी वैल्यू निकलती है और इनकी डिस्टेंस बहुत कम है, क्योंकि ये धरती से कितना 10-20 मीटर दूर होगा, तो वो डिस्टेंस कम है। तो ये जो वैल्यू है बल बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए धरती अपनी तरफ खींच लेती है। तो न्यूटन ने वही जो सेब गिरा था सिर पे, सोचा क्यों गिरा, तो उसके लिए बताया था ग्रेविटेशन होता है। तो ये सारी खोज का कॉन्सेप्ट यही है कि देखिए
यहाँ पे जो बल लग रहा है वो उनके द्रव्यमानों पर निर्भर करता है और दूरी पर निर्भर करता है। तो जितने पास में होगा उतनी तेजी से नीचे की तरफ गिरेगा, या फिर जितने पास में होगा उतनी तेजी से आपस में खींचेगा। तो हर एक वस्तु चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन फर्क यही आ जाता है कि M1 M2 अगर छोटा है तो बल भी छोटा ही होगा। तो आई थिंक आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको विमीय विश्लेषण या फिर डायमेंशन एनालिसिस में बताया था कि हर चीज की आपको यहाँ पे डायमेंशन निकालनी होगी। फोर्स यानी कि बल की डायमेंशन निकालना तो मैं कई बार बता चुका हूँ, M1 M2 और R की पता ही है आपको। हमें यहाँ पे कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक G या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की जो डायमेंशन फॉर्मूला या फिर विमीय सूत्र निकालना होता है। न्यूटन का नियम यहीं पे खत्म हो जाता है। मतलब न्यूटन का नियम का विस्तार तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है कि हमारे पास एक जो बल लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के। व्युत्क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर के, तो दोनों को लाइन को एक साथ लिख दिया, व्युत्क्रमानुपाती मतलब अपॉन में आ जाएगा। और इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा दिया जी। अब जी की वैल्यू बताइए, जी की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, लेकिन वो होती क्या है वो भी हमें निकालनी है। तो पहली बात तो आपको याद होनी चाहिए, आपको बुक में मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको निकालना है तो अगर हम बात करें M1 बराबर 1, M2 बराबर 1, यहाँ पे 1 kg जो भी आप यूनिट ले रहे हैं उसके हिसाब से, तो यहाँ पे kg मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यूनिट लिख रहा हूँ 1 और R की वैल्यू भी 1 मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब 1 हो जाएंगे। तो ये जो होगा F इक्वल टू डायरेक्टली G हो जाएगा। यानी कि अब हमें G की वैल्यू निकालनी है, तो हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक G वह बल है जो 1 किलोग्राम के 2 या फिर एकांक, जब भी हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं तो एक नहीं लिखते, एकांक लिखते हैं। एकांक मतलब यूनिट। एकांक द्रव्यमान के 2 पिंडों के बीच अगर उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो या एकांक दूरी पे रखे हो, यहाँ पे 1 मीटर भी नहीं, एकांक दूरी पे रखे हो, तो उनके बीच लगने वाले बल के बराबर होता है, बल के मान के बराबर होता है। यहाँ पे न्यूटन, इसकी डायमेंशन नहीं लिख देनी है कि ये न्यूटन है ये भी न्यूटन, बल के मान के बराबर होता है। यानी कि मान लीजिए 5 न्यूटन आ रहा है तो 5 वैल्यू हो गई, न्यूटन नहीं लेना है। तो ये इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आपको बुक में भी मिल जाएगी। जो और जब न्यूमेरिकल करेंगे, अभी मैं एक्स्ट्रा चीजें याद कराने के लिए नहीं डाल रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल करेंगे तो इसकी मैं कांस्टेंट की वैल्यू बता दूंगा कितनी होती है। तो अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए, हमें यहाँ इसकी डायमेंशन निकाल दी, यानी कि विमीय सूत्र निकालना है। तो हम जी की विमीय सूत्र निकाल रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब जी को छोड़ेंगे, बाकी सबको इधर ले जाएंगे। F इंटू आर स्क्वायर इधर आ गया, M1 M2 नीचे आ गया बराबर G। अब मैं इसको थोड़ा सा उल्टा लिख देता हूँ, G को इस तरफ लिख देता हूँ, बाकी चीज़ों को इस तरफ लिख देता हूँ। तो मैं इसको हटा के G इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। अब देखिए, आप इसकी जो डायमेंशन जानना चाहते हैं यानी कि यूनिट बताना चाहते हैं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन इसकी होती है मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। लेकिन अगर आप इसका विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फार्मूला बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले तो आपको फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए, तो वो होता है MLT-2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ MLT-2, ये हो गया F का फार्मूला। R का होगा क्या, L स्क्वायर, M1 और M2 का M1 का M, M2 का M, है ना। देखिए, एक M से एक M कैंसिल आउट हो जाएगा, एक M से एक M कैंसिल आउट हो जाएगा। L एक A है और एक L A है, तो ये हो जाएंगे 2 और एक 3। तो सबसे पहले हम M लिखते हैं, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, M ऊपर जाएगा तो माइनस का M, तो M -1 L 3 T -2। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया G का। ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है 1 या 2 नंबर में कि इसका फॉर्मूला या तो ऑप्शन में दिया जाता है तो आपको टिक करना होता है, या फिर आपको कैलकुलेट करना होता है। तो इस तरीके से आई थिंक आपको न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच में, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, कितने भी हों। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और आता है इसी में कि हमें जो 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन के बीच में, या फिर यूं कहें कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का तुलना करनी होती है, यानी कि कंपेयर करना होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना है और वैद्युत बल कितना है। तो उस कॉन्सेप्ट को भी, चूंकि वो हम लोगों ने फिजिक्स सेकंड में देखा है ऑलरेडी कि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम होता है जो वैद्युत बल होता है उसकी अपेक्षा, लेकिन अगर आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, अगर गुरुत्वाकर्षण बल
और चूंकि मैं यहाँ पे इसलिए नहीं डिटेल में बताना चाह रहा क्योंकि ये फिजिक्स फर्स्ट का पार्ट है और फिजिक्स सेकंड में आपको जो विद्युत बल है वो पढ़ना पड़ेगा। तो F इक्वल टू हो जाएगा m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और उधर जो विद्युत बल होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो अगर हम बात करें कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो बल लगेगा, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो बल लगेगा, तो देखिए m1 क्या होता है 1 × 10⁻31 kg, आई थिंक 31 kg इलेक्ट्रॉन के केस में, और इस पर चार्ज क्या होता है, Q क्या कितना होता है, Q होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 19 कूलाम। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, m1 और m2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो F इक्वल टू हो जाएगा, G की वैल्यू रखेंगे m1 m2 तो 9.1 × 10⁻31 का स्क्वायर अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो आपको रख देनी है, तो डिस्टेंस रखने की जरूरत नहीं है, आर स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर दोनों में तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर F की जो वैल्यू आएगी वो आ गई 1/4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 इंटू, और Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको F1 मान लीजिए, इसको F2 मान लीजिए, और G की वैल्यू यहाँ पे आप रख देंगे, और जब G की वैल्यू रखने के बाद, G की वैल्यू यहाँ पे होती है, चूंकि यहाँ पे हमें रखनी है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11 6.67 × 10⁻⁻11, तो ये F1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, है ना। आपको ये याद रखना है 6.67 × 10⁻⁻11, ये आपको याद रखना है। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, F1 बराबर F1 या F2 अपॉन F1 कर दें, F2 बड़ा है तो F2 अपॉन F1 करेंगे जब हम, तो इसकी वैल्यू यानी कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, जो भी पावर आएंगी उन सबको काट के इसकी जो वैल्यू आएगी, या फिर हम इसको कह दें कि ये ग्रेविटेशन फोर्स है तो इसको G लिख दें, और इसको ये कौन सा फोर्स है, ये आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स है तो इसको E लिख दें। तो इस तरीके से अगर हम बात करें F G और F E की, तो ये आएगा 10⁻⁻43। यहाँ पे नंबर्स आएंगे, उनको हटा दिया जाए तो एक मोटा मोटी अगर हम बात करें तो ये वैल्यू आएगी, यानी कि F G जो F E है वो 10⁻43 गुना है F G के, 43 गुना नहीं, 10⁻43 यानी कि 10 के बाद 43 बिंदी 43 बिंदी रखते जाइए, बोर्ड कम पड़ जाएगा आपको, वो नंबर कम पड़ जाएगा, इतना ज़्यादा फोर्स लगता है इलेक्ट्रिकल। तो इसीलिए हम छोटी चीज़ों में ग्रेविटेशन फोर्स नहीं ढूंढते, जैसे मैंने बोला ना इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, लेकिन वो इतना कम लगता है। आप यहाँ देखिए इतना ज़्यादा फोर्स लगता है इलेक्ट्रिकल कि हम इसको देखते ही नहीं। और चूंकि मैंने ये जल्दी बता दिया, आपको लग रहा होगा कि यह ऐसे तो कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा, तो मैंने ये जल्दी इसलिए बताया क्योंकि फिजिक्स सेकंड में ये मैंने डिटेल में बताया, पूरा 15 मिनट का वीडियो है जिसमें मैंने एक कैलकुलेशन करके बताई है, सारी की सारी कैलकुलेशन, इसीलिए मैंने यहाँ पे जल्दी बता दिया क्योंकि अभी आपको ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स सेकंड में पढ़ने को मिलेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको, अगर आपको एग्जाम में आ जाता है तो आपको मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया, वरना आप जब फिजिक्स फर्स्ट का पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स सेकंड का तो आपको ये डिटेल में मिल जाएगा। तो ये था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसकी पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं तो हम लोग न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट देखेंगे, और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मेरी जरूरत पड़ेगी आपको न्यूमेरिकल में, क्योंकि फॉर्मूले पता है, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप फटाफट से अपने क्वेश्चंस खुद ही कर ले जाएंगे। तो फिजिक्स जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रटने वाली चीज़ नहीं है, इसको ऐसे मत रटिए कि ये सवाल ऐसे करना है तो रट लिया कि ऐसे फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले वहीं पे बनेंगे, वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उसी तरीके से सॉल्व होंगे, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी चीज़ें दिमाग में उसी टाइम पे आएंगी। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको लगेगा यार ये वाला फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला तो हमें याद नहीं है, तो आप फॉर्मूला भी वहीं बनाएंगे, आपको रटना भी नहीं है, फॉर्मूला भी याद नहीं करना, अब वहीं फॉर्मूला बनाएंगे और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक कर दीजिए, कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके नोट्स और क्वेश्चन अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक एंड्रॉइड ऐप की लिंक है, ऑल इन वन सॉल्यूशंस, तो आप चाहे हाई स्कूल में हो, चाहे इंटर में हो, चाहे 11th में हो, आप वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स भी मिल जाएंगे, और क्वेश्चन पूछने के लिए और क्वेश्चन के आंसर भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।